दोस्तों आज का टॉपिक बड़े इंपॉर्टेंट विषय के ऊपर है, म्यूटेशन ऑफ प्रॉपर्टी। क्या आपने भी कभी ऐसा सुना है कि एग्रीकल्चरल लैंड मान लो आपने खरीदा हो और उसकी रजिस्ट्री भी कराई हो, लेकिन उसके बाद जो सरकार जो मुआवजा देती हो वो मुआवजा देने में सरकार आनाकानी कर रही है, या किसकी कोई और उसका डिफरेंट ओनर आ गया है जो मुआवजा क्लेम कर रहा है कि मुआवजा मुझे मिलना चाहिए। क्योंकि कई बार प्रॉपर्टी डीलर्स भी इसके अंदर काफी गड़बड़ करते हैं, एक प्रॉपर्टी को 3-3, 4-4 लोगों को बेच देते हैं और उस वक्त जब मुआवजा मिलता है या सरकार उसको अधिग्रहित करती है उस वक्त बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। अब म्यूटेशन होता क्या, म्यूटेशन या उसको दाखिल खारिज बोलते हैं, इसका क्या है मतलब क्या है, क्या होता है? ये 3 चीजों के लिए होता है। जैसे एग्रीकल्चरल लैंड है, जो कृषि योग्य भूमि होती है, रेजिडेंशियल लैंड है, कमर्शियल प्रॉपर्टी है, या आपके बिल्डअप प्रॉपर्टी कोई है, मान लीजिए या फ्लैट है, इस तरह की चीजों के लिए म्यूटेशन की जरूरत पड़ती है। सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है एग्रीकल्चरल लैंड के अंदर। अब एग्रीकल्चरल लैंड में होता क्या है कि आप जैसे एग्रीकल्चरल लैंड आप पसंद आया या आप परचेज करना चाहते हैं, लगता है कि इसका एप्रिसिएशन इन फ्यूचर बहुत अच्छा होने वाला है, जैसे अभी एनसीआर के अंदर जो आपका जेवर एयरपोर्ट बन रहा है उसके आसपास एग्रीकल्चरल लैंड की खरीद फरोख्त बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो होता क्या है, आप जाकर लैंड देखते हैं और टर्म एंड कंडीशन तय करते हैं, किसान से बात करते हैं, फिर उसकी रजिस्ट्रेशन कराते हैं। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद जो अगला प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं म्यूटेशन। इसका मतलब रजिस्ट्रेशन के बाद जो आपकी प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त कंप्लीट नहीं हुई, जब तक वो गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में आपके नाम पर एज ए फाइनल ओनरशिप के नाम पर, ओनर के नाम पर चढ़ नहीं जाती है। तो आपका खसरा खतौनी के अंदर भी आपका नाम होना चाहिए। और रही बात जैसे ये बिल्डअप प्रॉपर्टी है या फ्लैट परचेज करते हैं, रेजिडेंशियल लैंड परचेज करते हैं, इसमें क्या अपडेशन होता है इन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन रिकॉर्ड्स के अंदर फॉर प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन बाय द गवर्नमेंट। तो ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, म्यूटेशन कराना बहुत ही जरूरी है। और कई बार लोग रजिस्ट्रेशन कराने के बाद सोचते हैं स्टैम्प ड्यूटी पे कर दी, कोर्ट फीस पे कर दी, उसके बाद हमारा काम कंप्लीट हो गया। ये बिल्कुल इनकम्प्लीट काम है और भविष्य में इसमें बहुत तकलीफ होने वाली होती है। तो इसलिए इस चीज का बहुत ध्यान रखा जाए। इसीलिए दोस्तों की बहुत सलाह पर मैं अपना ये वीडियो दोबारा बना रहा हूँ। अब इसमें देखिए क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होती है म्यूटेशन के लिए, उसकी मैंने लिस्ट इसके वीडियो के अंदर डाल दी है। और मान लीजिए यदि कि किसी जो ओनर, जो लॉफुल ओनर है उस प्रॉपर्टी का, चाहे एग्रीकल्चरल लैंड का, यदि उसकी डेथ हो जाती है, फिर कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, ये भी इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ है। और आपका देखिए फिर आप क्या कर सकते हैं, इसका आप की इंफॉर्मेशन जो चाहिए होती है रिलेटेड टू म्यूटेशन के लिए, दाखिल खारिज के लिए क्या क्या खास चीजें चाहिए होती है, उसकी भी लिस्टिंग मैंने इसमें वीडियो में कर रखी है। उसके बाद आप ऑनलाइन जाकर आप म्यूटेशन को चेक भी कर सकते हैं कि आपने म्यूटेशन ऑनलाइन मान लिया फाइल किया है, कि अब उसके बाद जब क्योंकि लैंड जब सेल परचेज होती है उसके 45 दिन का टाइम होता है दोनों पार्टीज को। यदि कोई ऑब्जेक्शन है तो आप जाकर कोर्ट में आप खड़े हो सकते हैं, उसके खिलाफ आप अपील कर सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी ये फला के नाम थी मेरी प्रॉपर्टी है और इन्होंने अननेसेसरी क्लेम कर रहे हैं। और ये बायर भी कह सकता है कि प्रॉपर्टी जो मेरे नाम पर, ये जब क्लेम दाखिल खारिज होने में कोई तकलीफ होती तो वो ही कैन ऑल्सो रेज क्वेश्चंस अगेंस्ट द सब रजिस्ट्रार। सब रजिस्ट्रार के सामने सुनवाई होती है और फिर एक डिसीजन होता है इसके बारे में। और इसी तरह की प्रॉपर्टी को आप चेक भी कर सकते हैं ऑनलाइन, आप स्टेटस जाकर डालकर आपको पता लग जाएगा खाता खतौनी में इस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के अंदर और इस तहसील के अंदर जो पर्टिकुलर विलेज है उसमें गाटा संख्या करके चीज होती है, उसके द्वारा पता लग जाता है कि इस अमुक लैंड और उसकी जो कितने हेक्टेयर का है और किस अमुक आदमी के नाम पर ये इस समय इसको उल्लेख इसका किया गया। जैसे यूपी में भूलेख करके एक डॉक्यूमेंट होता है, भूलेख के अंदर कंप्यूटराइज रिकॉर्ड होते हैं, काफी रिकॉर्ड आजकल जो है लैंड के कंप्यूटराइज हो गए हैं। तो आप वहां से भी ऑनलाइन जाकर उसको चेक कर सकते हैं और पता कर सकते हैं क्या एक्चुअल रजिस्ट्रेशन के बाद, रजिस्ट्रेशन अमाउंट पे करने के बाद, कोर्ट फीस पे करने के बाद क्या ये लैंड आपके नाम आया या नहीं। क्योंकि यदि लैंड आपके नाम आया नहीं है तो इन फ्यूचर में यदि गवर्नमेंट इसको एक्वायर करती है, जैसे एक्वायरमेंट का ये भी है कि ये रूरल एरिया का लैंड है या एग्रीकल्चरल लैंड है, तो आपको 4 टाइम्स ऑफ द सर्किल रेट, उस एरिया का जो सर्किल रेट होगा उसका 4 गुना मिलता है। अर्बन एरिया में 2 गुना ही मिलता है। ये पैसा भी आपको जब तक नहीं मिलेगा जब तक ये लैंड दाखिल खारिज वाले रिकॉर्ड के अंदर आपके नाम में ये लैंड चढ़ नहीं गया होगा, मतलब भूलेख में आपका नाम नहीं आ गया होगा, तब तक गवर्नमेंट आपको इसका जो कंपनसेशन नहीं देगी, मुआवजा नहीं देगी। मुआवजा पुराना ओनर भी क्लेम कर सकता है और तंग कर सकता है आपको। तो इसलिए बहुत उचित होगा कि आप हमेशा ये ध्यान रखें कि आपका जो आपने परचेज किया है लैंड या एग्रीकल्चरल लैंड, वो आपके नाम चढ़ा है रिकॉर्ड में, गवर्नमेंट रिकॉर्ड में या नहीं। आशा जानकारी अच्छी लगेगी। धन्यवाद।